बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको दुनिया के वर्स्ट F-16 के बारे में बताएंगे। ये F-16 बनाया तो अमेरिका में ही गया है, लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया है, लेकिन इसके ऊपर पाबंदियां इतनी ज्यादा हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ लेके जाऊंगा। 1978 के अंदर अमेरिका, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इसको कैंप डेविड अकॉर्ड्स कहते हैं। बेसिकली आपको मैं कट शॉर्ट अल्फाज में बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि पहले ये अरब ममालिक जो है वो इसराइल से लड़ते थे। अमेरिका इसराइल के वजूद को जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत लाजमी समझता है, उसको वहां पे रखना चाहता है ताकि अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के जरिए से अपनी हेजमनी जो है उसको कायम रख सके। और जो अरब ममालिक थे वो तो शुरू के अंदर इसराइल के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, तो अरब और इसराइल के दरमियान जो है वो काफी ज्यादा जंगें हो चुकी हुई हैं। इसराइल का साइज बहुत छोटा, इस वजह से इसराइल को जो है वो बहुत ज्यादा अपना डिफेंस मजबूत रखना पड़ता है, वरना इतने छोटे साइज का मुल्क जो है वो अपने आप को कायम रख ही नहीं सकता। इस बात का अंदाजा अमेरिकन को भी है। अमेरिकन हमेशा से ये चाहते आए हैं कि इसराइल और उसके जो नेबर्स हैं वो आपस में कोई मुआहदा कर लें, ट्रूस कर लें। बहरहाल एनीवे, इसराइल का जो सबसे बड़ा उस वक्त का जो उनका हमसाया है और जो उनका आप कह लें कि दुश्मन था, वो था मिस्र। मिस्र के साथ 1978 के अंदर अमेरिका ने इसराइल की जो है वो सुलह करवा दी। ये था कैंप डेविड अकॉर्ड्स। इससे पहले मिस्र जो था वो सारे का सारा अपना असला सोवियत यूनियन से परचेज करता था। उसके बाद जितने भी जहाज थे, सोवियत यूनियन ने अपने लेटेस्ट मिग 23 जहाज जो थे वो मिस्र को दिए थे। मिग 21 जहाज इस्तेमाल करता था। इसराइल के बारे में आपको पता है कि वो अपना सारा असला जो है वो अमेरिका से परचेज करता था। उस वक्त एक कोल्ड वॉर की भी सिचुएशन थी, आपको पता ही है दुनिया में। तो ये बात ऑब्वियस थी कि अगर इसराइल को असला जो है वो अमेरिका से आ रहा है तो अरब ममालिक को जो असला था वो सोवियत यूनियन से आता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल के ऊपर कोई हमला ही ना करे। लड़ाई तो दूर की बात, कोई हमला ही ना कर रहे, वरना किसी भी वक्त जो है वो इसराइल के दो टुकड़े कर देगा और इसराइल का जो वजूद है वो दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इसराइल को बचा के रखना है, किसी भी तरीके से वो बचा के रखे। तो अमेरिका की कोशिश यही है कि जो अरब ममालिक हैं, जो इसराइल के हमसाए हैं, वो इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बना के रखें, उसको तस्लीम कर लें, उसके ऊपर हमला ही ना करें। अगर हमला ही नहीं करेंगे तो इसराइल का वजूद कायम रहेगा, वरना अगर लड़ाई होती है तो इसराइल का वजूद कायम रखना बहुत मुश्किल बात है। तो जब ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए और इसराइल और मिस्र की आपस में सुलह हो गई, तो अमेरिका ने फिर मिस्र को भी खुश करना था। और खुश क्या करना था, वहां पे उसने अपनी एक मार्केट जो है उसको बनाना था। अमेरिका के भी डबल डबल फायदे थे। अमेरिका ने मिस्र से कहा कि जी हम अब आपको जो है अपना असला दिया करेंगे, हम अब आपको दुनिया का जदीद असला देंगे, F-16 देंगे, F-15 देंगे। F-15 की बात आई तो इसराइल ने इतराज खड़ा कर दिया कि आप F-15 नहीं देंगे मिस्र को। अमेरिका को भी पता था कि F-15 जो है वो बड़ा जहाज है, ज्यादा कैपेबिलिटीज वाला है, तो अमेरिका ने मिस्र की फौज को जो है ना ये F-16 ऑफर कर दिया। अब F-16 ऑफर तो कर दिया, लेकिन इस F-16 के साथ इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कि ये F-16 कुछ करने के काबिल ही नहीं है। देखिए, डम बॉम्ब जो है वो तो कोई भी जहाज उस वक्त का फेंक लेता था। अगर आपने F-16 जैसा जहाज जो है अपने मुल्क के लिए परचेज करना है तो आप कहेंगे कि इसके साथ स्मार्ट बॉम्ब्स भी लग सकें, इसके साथ मैं स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो भी लगा सकूं, दुनिया का बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल जो है वो भी लगा सकूं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि ये सारे काम कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने जो असला दिया मिस्र को इस F-16 के साथ लगाने के लिए, उसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका और मिस्र के दरमियान टोटल 6 मुआहदे हुए। इन 6 मुआहदों के तहत मिस्र ने अमेरिका से तकरीबन 225 के करीब F-16 जहाज परचेज किए, जिनके अंदर से ब्लॉक 15 और ब्लॉक 20 वाले जहाज भी शामिल हैं। कुछ जहाज जो थे वो ब्लॉक 30 वाले थे, कुछ जहाज जो थे वो ब्लॉक 40 वाले थे, और बहुत थोड़े जहाज ऐसे हैं जो कि ब्लॉक 52 वाले थे। लेकिन मिस्र ने अपने जो पुराने ब्लॉक के F-16 थे उनको ब्लॉक 40 के F-16 के ऊपर कन्वर्ट कर लिया था। अब ब्लॉक 40 के जो F-16 हैं उनके साथ मिस्र को कौन कौन से वेपन्स जो है वो अमेरिका ने दिए। सबसे पहले जो मिस्र ने लड़के उनसे वेपन परचेज किया था वो था हार्पून एंटीशिप मिसाइल। इसराइल की नेवी को बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने मिस्र को ये एंटीशिप मिसाइल जो है वो दे दिए। उसके बाद अमेरिका ने मिस्र को GBU-15 बॉम्ब्स जो थे ये दिए। ये बहुत पुराने बॉम्ब्स हो चुके हुए हैं और आप कह सकते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इन बॉम्ब्स को जो है वो आजकल इस्तेमाल कर रहा हो। ये 70s की टेक्नोलॉजी है और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या दुनिया का कोई और मुल्क जो है वो इस बॉम्ब को आजकल इस्तेमाल करता हो। उसके बाद मिस्र के जब ये ब्लॉक 15 और ब्लॉक 32 वाले F-16 को ब्लॉक 40 के ऊपर कन्वर्ट किया गया, तो उसके बाद ये F-16 इस काबिल हो गए कि इनके साथ ये लैंट्रिन सिस्टम, ये जो लैंट्रिन पॉड है, इसको लगाया जा सके। ये बेसिकली लो एल्टीट्यूड नेविगेशन एंड टारगेटिंग इंफ्रारेड फॉर नाइट के नाम से जाना जाता है। ये उन्होंने पॉड जो है वो मिस्र को दे दिए। कहा जाता है कि अमेरिका ने मिस्र को कुछ AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी दिए।
اینٹی ریڈیشن میزائل اور ہارپون میزائل کے علاوہ امریکہ نے کوئی اور ایسا ویپن جو ہے وہ مصر کے حوالے نہیں کیا جو اس F-16 سے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ مثلا ایئر ٹو ایئر میزائلز کے اندر جو امریکہ نے ویپن دیے تھے مصر کو وہ اسپیرو میزائلز تھے۔ اب اسپیرو میزائل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے۔ اسپیرو میزائلز کی جو رینج ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے۔ اسپیرو میزائل جو ہیں وہ الیکٹرانک وارفیئر انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ دیر تک ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے تو آپ ایک اسپیرو میزائل کو جو ہے وہ بالکل آپ ختم کر سکتے ہیں۔ F-16 کے اوپر جو نئے قسم کے AMRAAM میزائل جو تھے وہ امریکہ نے مصر کو نہیں دیے، جو کہ زیادہ جیم ریزسٹنٹ ہیں، جن کی رینج جو ہے وہ اسپیرو میزائل سے زیادہ تھی۔ تو F-16 کا جو سب سے بیسک ویپن ہو سکتا تھا AMRAAM میزائل، امریکہ نے وہ مصر کو نہیں دیا تاکہ اسرائیل کو جو ہے وہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ خطرہ نہ ہو مصر کی طرف سے۔ خیر یہ ساری چیزیں دینے کے بعد امریکہ نے مصر سے ڈیفینیٹلی یہ لکھوایا ہوگا کہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اسرائیل کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر مصر نے کن کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ لیبیا کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ کسی اور افریقن کنٹری کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ مصر نے 2013 کے اندر مزید F-16 کا آرڈر جو ہے نا وہ امریکہ کو پلیس کیا۔ یہ آرڈر فروری کے مہینے میں پلیس کیا گیا۔ جولائی کے مہینے میں امریکہ نے مصر کے اوپر F-16 کی جو ہے وہ ڈیلیوری کی پابندی لگا دی۔ 2 سال مصر کے پیسے انجوائے کیے، اور پابندی کیوں لگائی کہ جی مصر کے اندر جو ہے وہ مارشل لاء لگ گیا، وہ جنرل سیسی آ گیا۔ اچھا جنرل سیسی بیٹھا ہوا ہے، مارچ 2015 کے اندر جب اس کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوئے تو 2015 کے اندر یہ پابندی جو تھی اس کو اٹھا لیا اور مصر کو مزید F-16 جو ہے وہ دے دیے، لیکن ان F-16 کے ساتھ انہوں نے AMRAAM میزائل نہیں دیے۔ یہ F-16 ابھی بھی AIM-7 اسپیرو میزائل ہی چلا سکتے ہیں۔ ان میزائلوں کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ رینج کم ہے، ایفیکٹو رینج ان کی 40 سے 50 کلومیٹر ہوگی۔ امریکہ کے جو AMRAAM میزائل ہیں ان کی جو رینج ہے وہ تقریباً 160-180 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ چائنا نے جو میزائل بنا لیا PL-15 اس کی رینج جو ہے وہ 160-180 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ رشیا بھی اپنے میزائلوں کی رینج کو بڑھا رہا ہے، لیکن مصر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ AMRAAM میزائل جو ہے وہ حاصل کر سکے، پیسے دے کے بھی حاصل نہیں کر سکتا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ مصر جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ دوبارہ سے کر دے اور یہ میزائل جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے اوپر چلا دے۔ حالانکہ یہ کبھی بھی میزائل اسرائیل کے اوپر نہیں چل سکیں گے، کیونکہ جو جہاز کے اندر فرینڈ اینڈ فو سسٹم ہوتا ہے وہ ایک F-16 سے دوسرے F-16 کے اوپر یہ میزائل فائر ہی نہیں ہونے دے گا، اور خاص طور پہ یہ میزائل کبھی بھی کسی بھی اسرائیل کے جہاز کے اوپر فائر نہیں ہو سکیں گے۔ وہ فائرنگ سسٹم ہی اس کمانڈ کو ڈینائی کر دے گا جو اسرائیل کے F-16 کے اوپر فائر کیا جانا ہوگا۔ پھر یہ جو AIM-7 میزائلز ہیں ان کی جو سپیڈ ہے وہ AMRAAM میزائلوں سے کافی زیادہ کم ہے، تو اوورآل AMRAAM میزائل جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے AIM-7 اسپیرو میزائل سے، لیکن مصر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ AMRAAM میزائل جو ہے وہ استعمال کرے یا ایون پرچیز بھی کرے، جس وجہ سے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے اندر یہ جو ایجپشن ایئر فورس کے F-16 ہیں یہ بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر ہیں۔ جبکہ اگر آپ دوسری طرف مصر کے ہمسایوں کی طرف دیکھیں، سوڈان کی طرف دیکھیں، تو وہ آج بھی MiG-29 جہاز استعمال کر رہے ہیں جن کے اوپر یہ R-77 میزائلز لگے ہوئے ہیں۔ تو ایون سوڈان کا جو MiG-29 ہے وہ مصر کے F-16 کے بلاک 52 کو جو ہے نا وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مصر کا ہمسایہ ہے یہ ایتھوپیا کے پاس یہ Su-27 فائٹر جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے اوپر یہ R-27 میزائل لگے ہوئے ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج جو ہے وہ AIM-7 اسپیرو میزائلوں سے زیادہ ہے، تو ایتھوپیا جو ہے وہ مصر کے جہازوں کو گرا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایتھوپیا نے رشیا سے یہ Su-27 جہاز پرچیز کیے ہیں، ایتھوپیا نے رشیا سے یہ R-27 میزائل پرچیز کیے ہیں، اور رشیا ایسی کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لگاتا ایتھوپیا کے اوپر کہ آپ یہ والا جہاز کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ یہ والا میزائل کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں پہ نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن جب امریکہ سے آپ نے یہ F-16 پرچیز کیے ہیں تو پھر تو آپ کو امریکہ کی ماننی پڑے گی، اور خاص طور پہ اگر آپ اسرائیل کے ہمسائے ہیں تو پھر تو آپ کو امریکہ کی بہت زیادہ ماننی پڑے گی۔ لیبیا کے پاس یہ MiG-25 فاکس-پیٹ جہاز موجود تھے جو کہ ان F-16 سے زیادہ بہتر کام کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لیبیا کے اوپر کوئی بھی ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی رشیا کی طرف سے کہ وہ ان فاکس-پیٹ کو کس طرح سے استعمال کرے، ان کے اوپر کون سے میزائل جو ہے وہ لگائے، کون سے میزائل نہ لگائے۔ اور جو اس وقت اسرائیل کے پاس F-16 اور F-15 جہاز موجود ہے ان کا تو آپ میچ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اسرائیل نے امریکہ سے پرچیز کر لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد امریکنز کا بھی عمل دخل ان سے نکل گیا ہوا ہے۔ اسرائیل ان کے اوپر اپنی مرضی سے ماڈیفیکیشنز کرتا ہے، اپنی مرضی سے اکوپمنٹ لگاتا ہے، اپنی مرضی سے ایویونکس لگاتا ہے، اور امریکنز کا بھی اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ امریکنز اسرائیلیوں کے معاملے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ اچھا یہ بات صرف پھر مصر کے F-16 کے اوپر نہیں رہ جاتی، مصر نے ویسٹرن کنٹری سے جتنے بھی طیارے پرچیز کیے جن کے اندر یہ میراج 2000 شامل ہیں، جن کے اندر یہ رفال شامل ہیں، سب کے ساتھ یہی ہے کہ وہ چلتے امریکن مرضی سے ہی ہیں۔ کیونکہ جب یہ میراج 2000 طیارے دیے گئے مصر کو تو ان کے ساتھ یہ مائکا ایئر ٹو ایئر میزائل نہیں دیے گئے،
माइका IR मिसाइल जरूर दिए गए, लेकिन माइका का जो मीडियम रेंज वाला वर्जन था वो मिस्र को नहीं दिया गया। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि मिस्र ने फ्रांस के ऊपर ये जोर डाला है कि आप हमें ये मीटियोर मिसाइल भी दें ताकि हम इनको अपने रफाल तैयारों के ऊपर लगा सकें, लेकिन अभी तक ये मीटियोर मिसाइल जो हैं वो मिस्र को नहीं मिले। आगे फ्यूचर में क्या हो जाता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त तक ये मीटियोर मिसाइल जो है वो उन्होंने मिस्र को नहीं दिए। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि मिस्र किसी भी तरीके से एयर टू एयर बैटल के अंदर इजराइल से बेहतर ना हो जाए। मिस्र के पास कोई भी ऐसा मिसाइल या कोई भी ऐसा जहाज ना मौजूद हो जो कि इजराइल के जहाजों या उसके मिसाइलों को चैलेंज कर सके, और इस बात को इंश्योर करने के लिए ये वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी हद तक चली जाएंगी। 2015 के अंदर मिस्र ने फिर ये जो अपनी पॉलिसी थी ना सिर्फ वेस्ट से जहाज या मिसाइल परचेज करने वाली, इसको चेंज किया। मिस्र दोबारा जो है ना वो फिर रशिया की तरफ गया और रशिया से फिर उसने ये Su-35 जहाज़ों का मुआहदा किया। ये जहाज बन तो चुके हैं लेकिन अभी इनको डिलीवर नहीं किया गया। वेस्टर्न कंट्रीज ये प्रोपोगंडा करती हैं कि हमने ये मुआहदा जो है इसको तोड़वा दिया, लेकिन रशिया कहता है कि ये मुआहदा अभी तक नहीं टूटा। हाँ, अभी डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन रशिया ने ये जहाज जो है उनको तैयार कर लिया, बल्कि वो गाहे बगाहे इन जहाज़ों की कुछ ना कुछ फुटेज जो है वो रिलीज करता रहता है और दुनिया को दिखाता रहता है कि हाँ हम अभी भी जो है मिस्र के ये Su-35 जहाज उनको तैयार कर रहे हैं। और ये जो Su-35 जहाज मिस्र को मिलेंगे इनके अंदर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हो सकता है रशिया मिस्र को इन जहाज़ों के साथ साथ R-77-1 के मिसाइल भी दे दे, जो इस वक्त R-77 मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन समझा जाता है और सिर्फ रशियन एयरफोर्स जो है उसको इस्तेमाल कर रही है। शायद इंडियंस भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन रशियंस तो जरूर कर रहे हैं। तो मिस्र को अगर बेल आउट करेगा तो इस वक्त रशिया ही कर सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। उसके बाद Su-35 इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो रशिया के मजीद लॉन्गर रेंज वाले मिसाइल जो है उनको उठा के लेके जा सके, जैसा कि R-37M मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कैटेगरी के मिसाइलों में आ जाता है। तो अगर हम मिस्र के F-16 की तरफ वापस आएं तो मिस्र इस वक्त दुनिया का चौथा बड़ा F-16 का ऑपरेटर है, लेकिन इतने ज्यादा F-16 रखने का क्या फायदा मिस्र को कि वो इन F-16 के जरिए से एक AMRAAM मिसाइल फायर नहीं कर सकता। फायर तो क्या, वो AMRAAM मिसाइल परचेज नहीं कर सकता, कोई स्टैंड ऑफ वेपन जो है वो परचेज नहीं कर सकता, कोई स्टैंड ऑफ वेपन इन F-16 के जरिए से फायर नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो मिस्र के F-16 हैं वो इस वक्त दुनिया के बुरे तरीन F-16 में शुमार होते हैं, क्योंकि जब आप एक इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जहाज से कोई काम ही नहीं ले सकते तो उसको अपने पास रखने का क्या फायदा। तो ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि अमेरिकन से हमें कोई भी असला परचेज करने में सिर्फ नुकसान ही है, पैसे ही लगने हैं। सिर्फ एक फायदा होता है, आपको ये पता लग जाता है कि अमेरिका के पास जो इस वक्त यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल के ऊपर है। इसके अलावा आपको कोई जो है वो फायदा नहीं है। आपके जो पायलट्स हैं, आपके जो टेक्नीशियंस हैं, आपके जो इंजीनियर्स हैं, उनको ये पता लग जाता है कि इस वक्त अमेरिकन किस लेवल की टेक्नोलॉजी या किस लेवल की जो है ये चीजें वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा आपको इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अमेरिका की तरफ से पाबंदियां इतनी ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।